उसमें सबसे ज्यादा खुशी ये हुई थी कि उसमें भारत का झंडा दिखाया गया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रोबोट अगर लखनऊ की सड़क पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में खड़ा होगा तो उसकी कौन सी डिश बनेगी? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको तो मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ और रफ़त का इन स्टेरियो, इंडियाज़ फर्स्ट इंस्टा रेडियो, इन स्टेरियो। उड़ने की चाह हर किसी की होती है, ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इस चाहत को पूरा कर पाते हैं, इस ख्वाब को जी पाते हैं। और ये वही कर पाते हैं जो पूरी लगन, मेहनत, शिद्दत से अपने काम को अंजाम देते हैं। और ऐसी ही शख्सियतों को मैं आपसे मिलवाती हूँ क्योंकि ये सोसाइटी को कुछ ना कुछ अपना इंस्पिरेशन और अपना योगदान दे जाते हैं। हाय हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं स्टेडियो टॉक। इन स्टेडियो पर मैं हूँ आपकी होस्ट रफ़त और आज एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत मेरे साथ है। कभी आसमान में, कभी टनल में, कभी पाताल तक में जनाब, जब भी देश में इमरजेंसी की सिचुएशन हुई तो एक नाम सामने हमेशा आया और वो है ड्रोन मैन ऑफ इंडिया, नन अदर देन मिलिंद राज। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है इन स्टेडियो टॉक में आपका। और हम इन्हें ड्रोन मैन हम कह रहे हैं, बट भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये टाइटल आपको दिया था और आज हम आपके साथ बैठे हैं, हमारी खुशनसीबी। ये हमारा सौभाग्य है। सर, मुझे तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो नशा आपको हुआ है ड्रोन बनाने का, रोबोट्स बनाने का, ये नशा कब से शुरू किया आपने? जी बिल्कुल, तो पहली चीज़ तो आपने बहुत एक सही लफ्ज़ या शब्द का इस्तेमाल किया कि नशा। सो अंग्रेजी में मैं इसको बोलता हूँ कि मैं एक इंसेन टेक डेवलपर हूँ और ये एक नशे जैसा एक एडिक्शन है मुझे, नई चीज़ें बनाना, नए नए इनोवेशन करना और कोई भी ऐसी चीज़ करना जिसमें अपने देशवासियों को ज़रूरत पड़ती है, तो उसका सल्यूशन लाना थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, रोबोटिक्स, साइंस एंड सो मेनी। तो ये चीज़ मेरे अंदर मुझे लगता है कि बचपन से थी। और बचपन में मैं बात करूँ तो बहुत पहले से मैं कहूँ, मुझे कुछ इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, जैसे क्लास 2 से मुझे ये चीज़ थी कि कुछ चीज़ों को अलग से किया जाए। जैसे कि एक छोटी सी एक स्टोरी थी, मैंने सोचा था जो पेंसिल शार्पनर होता है ना, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो क्लास 2 के बच्चे को कितना क्या पता, तो हमने किसी तरह छोटी सी मोटर का अरेंज करके जुगाड़ करके उस पर लगा के इलेक्ट्रिक बना दिया था। और मैं बहुत लोनर टाइप का था उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, अपने ही साइंस में रहता था। सो उस दिन जब मैं स्कूल गया था तो मैंने बहुत ब्रेक जब ओवर हुआ था, ब्रेक पीरियड शुरू हुआ था, सॉरी 4th पीरियड के बाद ब्रेक होता था 15 मिनट का, मैंने बड़े गर्व से उस इन्वेंशन को निकाला। भले वो कुछ नहीं था, बल्कि मेरे लिए उस टाइम में बहुत कुछ था, वो उसको डेस्क पे रखा। बट क्लास 2 का बच्चा छोटा सा था, उसको ये नहीं समझती कि जो चीज़ पेंसिल सेल से चलती है वो 220 वोल्ट AC से नहीं चलेगी, और मैंने उसको प्लग कर दिया। और जैसे ही प्लग किया और एक धमाका हुआ, स्कूल की लाइट गई, सब दौड़ते दौड़ते इधर उधर आए, फिर हमारे हेड मिस्ट्रेस थी वो भी आई। अब देखिए जजमेंट पास हो चुका था क्योंकि जो अपराधी था उसके हाथ में शार्पनर था, धुआं निकल रहा था, स्कूल की लाइट कट चुकी थी। तो हमको बुलाया गया था हेड ऑफिस, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया गया, सर्टिफिकेट में लिखा था 5 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो वो एक घड़ी थी जहाँ से मुझे ये समझ में आया कि हारना नहीं है, दिक्कतें आती हैं और आगे पर चलते रहना है और नई नई चीज़ों को इनोवेट करना है। वो चीज़ करते करते बदली है। आज लाइफ रेस्क्यू, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कोई भी तरह की, चाहे फॉरेस्ट को बचाना हो, जानवरों को बचाना हो, इंसान की ज़िंदगी बचानी हो, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, या अभी बिल्डिंग कहीं कोलैप्स हुई हो वहाँ पर मैं जाता हूँ, फायर डिजास्टर्स, तरह तरह के उसमें मैं रहता हूँ। सो ये जर्नी बचपन से ही है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। सो ये मैंने कुछ थर्माकोल का भी सुना है आपके बारे में। हाँ, पहले जब कुछ नहीं था, मतलब भारत तो एक जुगाड़ का देश बोलते ही हैं। सो हम लोग मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट बनाते हैं। सो थर्माकोल तो वो होता था कि किसी के घर में कोई नई चीज़ आई हो तो बस हम वेट करते थे कि ये डिब्बा फेंके, वो डिब्बा हम ले आए। हाँ, और उस डिब्बे में फिर हमारे तो खजाना होता था, उस जमाने की बात है। सो तो हमारी एक छोटी सी लैब भी थी, बट आज जैसे फैंसी बेड आते हैं, इस जो जमीन से लगभग छू जाते हैं ना, वैसे नहीं होते थे। पहले तख्त होते थे, नीचे खूब स्पेस होता था, उसके नीचे हमारे एक लैब बना रखी थी हमने। तो बेड के नीचे तो हमारे साथ मकड़ी जाले वो भी रहते थे, और हमारे सिस्टम सारे चलते रहते थे, छोटे से थे। तो ये सब चीज़ें
चलती गई करती गई, और फिर वो बदली चीज़ों में। फिर भारत के राष्ट्रपति से मिले, फिर भारत के और भी राष्ट्रपतियों से मिले, उन्होंने भी सराहना दिया, एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, तरह तरह के अवार्ड्स मिले। फिर भारत को रूस में ले गए, रशिया के प्लेटफॉर्म में डिबेट्स में ले गए, करते करते 2023 में ही 14 लोग जो एक बिल्डिंग गिरी थी वहां पे रेस्क्यू किया, और 41 जो हमारे भाई फंसे थे। मैं उसी की बात करने वाली थी कि जब ये लास्ट ईयर की बात है, जब उत्तरकाशी में टनल में हमारे 41 भाई लोग फंसे थे और उनको जब निकालना था बाहर, पल पल सांसें रुकी थी लोगों की, उस वक्त जो नजर रखी गई थी उनके ऊपर ड्रोन के जरिए, वो आपका ही पूरा खेल था उसमें। और हर वक्त हम आपको स्क्रीन पर देखकर राहत की सांस ले रहे थे कि सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जरा। जी, तो इसमें जैसा आपने कहा कि स्क्रीन पे देख के राहत की सांस ले रहे थे कि सब ठीक है, हमारे घर में भी चीज थी, पर वो हमको देख के राहत ले रहे थे कि हाँ ठीक है। सो बाकी देशवासियों देख के ताकि देशवासियों ने कि यहाँ चीजें चल रही हैं। वहाँ पे भी एक हमने प्रयास किया था, वहाँ पे भी हमने टेक्नोलॉजी का यूज करने का एक नया जरिया दिया था। और देखिए, ये कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं होते हैं, या आप तब नहीं कर सकते अगर आपने ऐसे उद्देश्य से गए कि नहीं इसके बदले मुझे ये मिले। किसी चीज को आप अपने प्रसन्नता से कर रहे हैं तो जरूर वो कामयाब होगी, बट अगर आपने रिटर्न का एक्सपेक्ट कर लिया कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, फिर वो आपका इंटेंट, फिर वो चीज नहीं बनती है। तो चाहे उत्तरकाशी का हो एक प्रयास, या एक प्रयास हो आपका जो लखनऊ में भी हुआ था, या और भी तरह तरह की बहुत सारी चीजें हैं। सो ये मुझे लगता है कि ये ड्रिवन एनर्जी होती है, मतलब ये एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पुश करती है करने को, और इसमें मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है चीज़ ये ऐसे टास्क करने में, ऐसे मिशंस में जाने में। सो और कुछ है, मतलब मैंने फील करा है कि अगर आप नियत सही रखिए तो नियति आपका साथ और आपकी सुरक्षा भी करती है। हाँ, बिल्कुल। सो अब बिल्डिंग जो गिरी थी वो सैंडविच की तरह गिर गई थी, एकदम इंक्लाइंड स्ट्रक्चर था, पानी बरस रहा था रात भर, कोई मुझे बीमारी कुछ नहीं हुई, मैं पूरा उसमें भीग गया। और उसी के बस शायद कुछ महीने बाद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट भी यहाँ पे था, कुछ महीने नहीं, कुछ हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद की बात है। सो कोई ऐसी नई चीज़ हुई, चलती गई, दिन रात लगे रहे, तो आपको सुपर नेचुरल एनर्जी साथ देती है, आप लेते हैं चीज़ क्या होनी है। अच्छा, जिस वक्त उत्तरकाशी टनल में हमारे 41 भाई लोग फंसे थे और हम लोग लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जब आपको स्क्रीन पे देख रही थी मुझे यकीन था कि आप सबको सेफली निकाल ले आएंगे। आप मतलब पूरी टीम लगी है, पूरी सेना लगी है, लेकिन जिसने नजर रखी है ना उस पर पूरा यकीन था। तो उस वक्त आपके मन में क्या उथल पुथल थी जब आप नजर रखे हुए थे? देखिए, एक वो भयानक मंजर था, ठीक है, कोई भी डिजास्टर जहाँ पे होता है वो भयानक मंजर ही होता है। वहाँ पे आपको एक उम्मीद की, कहते हैं बहुत मजबूती से आपको एक उम्मीद लेके चलना पड़ता है। बीच में ऐसे टाइम भी आते हैं जब आपको लगता है कि ये आखिर क्यों ही कर रहे हैं। मतलब उत्तरकाशी मेरा वहाँ तक जाना एक इतना खतरनाक सफर था, मैं बता रहा हूँ, ये तो पानी बरस रहा था। तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी, आपको नम्बनेस आ रही थी, सुन्न पड़ जा रहे थे आपके हाथ, और बहुत ही भयानक मंजर था। पर देन एक नागरिक हेतु, एक जिम्मेदार नागरिक हेतु आपको एक प्रयास देना पड़ता है अपनी सुरक्षा देखते हुए। हालांकि एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे जो ड्रिलिंग मशीन्स थी वो एक ट्रक लेके जा रही थी, वो फंस गई थी, तो पूरा रास्ता भी ब्लॉक था। बट देन किसी करते कराते हम लोग निकले थे। और टनल के अंदर जब मैं गया था, मुझे याद है एक आपको पास मिलता था, तो सिल्कियारा एक पास था, हरे रंग का, मेरे पास भी रखा हुआ है, सबको नहीं अलाउ होता था। सो अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आप या तो बेहोश हो जाएंगे, तो या तो एकदम बिल्कुल, मतलब आप ब्रेक डाउन कर जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, ऐसा लग रहा था। हमारे एक साथ में गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया था, उनकी तुरंत तबीयत खराब हुई, कह रहे थे हम एक कदम आगे नहीं चल पाएंगे। वो कुछ ऐसा होता है जब आप बहुत हाइट पे चले जाते हैं ना, फिर आप फंस जाते हैं। अगर आपको डर है, फोबिया है हाइट से, तो आप नीचे भी नहीं उतर पाएंगे, आप आगे भी चल पाएंगे। वो कुछ ऐसा ही था, भले वो हाइट आपकी वर्टिकल नहीं थी, पैरेलल थी, बट बहुत डरावना था, ऐसा लग रहा था कि कुएं के अंदर। और सोचिए उसके अंदर कोई इतने 15 से ज़्यादा दिन तक अंदर कोई फंसे थे, 41 लोग कैसे, तो वो बहुत टफ था। खाने पीने की चीज़ें भी उनको कैसे होता था, और हम ही लोग इतनी ठंडक में, मतलब वी आर नॉट यूज्ड टू कोल्ड इतना सडन। एक्चुअली तो
तो ना सिर्फ आप रोबोट्स बना रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को देश में आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि आप ग्राउंड पर उतनी भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, उस जो ऑपोजिट जो नेचर का जो बिहेवियर है उसमें भी खुद को आप ढालते हैं, जाते हैं। किसी आर्मी पर्सन से कम आप नहीं निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। तो आप भी एक सैल्यूट है आपको भी, आपके काम को भी, जज्बे को भी। और शायद इसी जज्बे की वजह से ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का खिताब आपको हमारे भारत रत्न श्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया था। वो मोमेंट बताइए, कैसे क्या था वो? तो ये बात है 2014 की, 23 दिसंबर, और समय हो गया, 10 साल पुरानी बात है। उसमें डॉक्टर कलाम लखनऊ में आए थे और उनको हमने एक बहुत ही यूनिक ड्रोन दिखाया था। अच्छा। इंडिजीनियस सिस्टम था। उसमें ज़्यादातर चीज़ें अपनी स्वदेशी थी। सो उसको जब डॉक्टर कलाम ने देखा था, पूरा एक हम लोगों ने एक लॉन को दिया गया था, प्रॉपर ग्राउंड था। तो जब वो टेक ऑफ किया, चीज़ें गई, उसमें हमने एक सरप्राइज रखा था कलाम साहब के लिए। उसमें एक झंडा लगा था। तो जब उसको फ्लैग को हमने होस्ट किया था, सो उसमें वेलकम डॉक्टर कलाम लिखा हुआ था। तो अब मैं एक बहुत ज़्यादा कहते नहीं देशभक्त हूँ, सभी लोग होते हैं। सो मैंने ध्यान दिया था कि वो जो फ्लैग है, वो जो तिरंगा है, वो किसी भी तरह से ज़मीन से नहीं छूना चाहिए। तो स्पेशल हमने उस चीज़ का ध्यान दे के वो पूरा एक शो किया था। और डॉक्टर कलाम इतना खुश हुए थे कि मुझे आज भी याद है, वो अपने आप उस ड्रोन से बोल रहे थे कम डाउन, ऐसे हाथ करके इशारा कर रहे थे। आज भी मेरे पास सारी चीज़ें। और बाद में उन्होंने हाथ मिलाया था। तो कलाम साहब का जो हाथ मिलाने का स्टाइल था ना, वो कुछ ऐसा होता था। तो ये उनकी जो पॉइंटिंग फिंगर होती थी, वो थोड़ा उसका नाखून बड़ा सा रहता था। सो वो आपके पाम के सेंटर में टच होता था। तो पिंच होती थी यहाँ पे। तो वो हैंडशेक आज भी मुझे लगता है कि बस अभी कल ही की तो बात है, जबकि एक ज़माना गुजर चुका है। तो एक 10 years लॉन्ग टाइम। तो वो मोमेंट फॉरएवर है। मतलब वो कभी नहीं हटेगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। इमॉर्टल है, जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक तो नहीं हटेगा। और वो हमेशा ही लगता है कि वो कल ही की तो बात थी। जब आप मिशन और विजन एक इस तरह के शख्सियत से आप लेते हैं, जैसे डॉक्टर कलाम हो, सो आपके अंदर एक एनर्जी आती है जो एक गेम चेंजर होता है, जिससे आप सीख जाते हैं कि सब कुछ ये नहीं होता कि बस प्रॉफिट्स एंड ऑल। मैं चैरिटी भी नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है। बट एक चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए चीज़ में, है ना। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, आप दूसरों के लिए जीते हैं। और दूसरों में मतलब कि पूरा देश आपके लिए, आप उनके लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए ही करते हैं। और एग्जैक्टली मैं वही कर ही रहा हूँ। सो वो आपको जब सेटिस्फाई करता है, जब वो आपको एक सुकून देता है ना, तो मतलब कि आप एक सही दिशा में चल रहे हैं। सो आप किसी भी देख लीजिए, कोई कार्य अगर आपको प्रसन्नता दे रहा है तो आप जरूर सफल होंगे। तो ये चीज़ है जी। और ये एक्सपीरियंस है। और अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात बताई, और मेरा जो इन स्टेडियो का मकसद भी यही है कि मेरी हर एक बात से जो देखने वाले उनकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा पहुँचे, चाहे उनकी नॉलेज में इजाफा हो या वो किसी न किसी तरीके से मोटिवेट हो। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, कुछ करने का जज्बा उनके अंदर भी आ रहा होगा। अब आप ड्रोन मैन हैं, लेकिन सिर्फ ड्रोन तो नहीं बनाते हैं, तो क्या क्या तिकड़मबाजी चलती है, थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में मैंने बहुत सारा एक चीज़ें डेवलप कर रखी हैं, जो डिप्लॉय भी कर रखी हैं। सिर्फ थ्योरी और पेपर्स पे नहीं रह गई, बल्कि प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेड है। जिसमें कि आपके स्टेट पुलिसिंग में भी कई चीज़ें, बहुत ही अत्याधुनिक चीज़ें हैं जो भारत के पहले ऐसे चीज़ें हमने डेवलप करी हैं, जो अपने लखनऊ पुलिस में यूज़ भी हो रही हैं। तो अभी जहाँ भी कोई बड़ी गैदरिंग होती है, कहीं कोई बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है और उसके माध्यम से हम लोग एक बहुत ही हार्मनी में एक पूरे प्रोसेशंस करा देते हैं। बड़ी बड़ी भीड़ लगी हुई है, कोई किसी को मतलब सब लोग सिक्योर्ड होते हैं उस चीज़ से। तो ये एक तरह की चीज़ है। इसका मैं पूरी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता सकता बिकॉज वो डिफेंस रिलेटेड है। फिर आता है आपका लाइफ एंड रेस्क्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि यदि कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई या कोई हादसा हुआ तो उसमें लोगों को कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे खोज के निकाला जाए, वो टेक्नोलॉजी लखनऊ में ही इन्वेंट करी थी जब 23 जनवरी 2023 में बिल्डिंग गिरी थी, तब वहाँ पे लगाई थी और हमारे सभी रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स ने उसको सामने देखा था चीज़ को। सो ये चीज़ें हो गई। देन फिर
एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें जानवरों की सुरक्षा की बात आती है, एनिमल रेस्क्यू में एक बार मैंने 2018 में एक ड्रोन डॉग रेस्क्यू किया था जिसमें एक रोबोटिक आर्म लगा था। तो एक कुत्ते का बच्चा था, छोटा सा पपी था। सो वो जो बच्चा था छोटा, वो एक बहुत गहरे नाले में फंसा हुआ था, उसको निकालना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो दलदल टाइप का था। तो एक ड्रोन का रोबोटिक आर्म था, ड्रोन गया स्कूप कर दिया था। ये स्टोरी एक डॉग रेस्क्यू से ज़्यादा बन गया था एक मोटिवेशन ग्लोबली। तो उस पर जापान ने एक हमारे ऊपर एपिसोड बनाया था, डेडिकेटेड एपिसोड। बट देन उसमें सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई थी कि उसमें भारत का झंडा दिखाया गया था। उसमें मुझे इस बात की खुशी नहीं थी कि वो मेरे ऊपर है, होगा मेरे ऊपर कौन जानता है। बट देन उसमें भारत का झंडा दिखाया गया था, वो मेरी सबसे एक गर्व वाला पल था। पूरे जापान में दिखाया गया था, फ्रॉम इंडिया। तो मेरा नाम मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अपनी कंट्री का नाम आएगा, अपने देश का नाम आएगा तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और वो पॉजिटिव नोट में आना चाहिए। तो ये हुआ था। फिर करते करते 2020 के आसपास शाओमी ने दुबई में उसके वॉलपेपर्स भी रिलीज किए थे। तो उस जो रेस्क्यू था, और लगभग 27 देशों में वो हेडलाइंस बनी थी। रशिया, यूके, एक आपके जॉन कॉर्डन है, यूके के एक्टर हैं, उनके बहुत आई थिंक 3-4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने एक ये इस पे एपिसोड बना था यूट्यूब पे, और एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। मैं आपको लिंक भी दूंगा, देखिएगा। जेम्स कॉर्डन, तो जेम्स कॉर्डन ने बनाया था। सो उन्होंने टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट किया था। तो एवरी कमेंट वाज फुल कि वाओ, फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन। तो एक ऐसी चीज़ करिए ना कि सब लोग गर्व से कहें। कलेक्टिवली हम लोग की जिम्मेदारी बनती है ना, कोई एक व्यक्ति की नहीं बनती है। तो सड़क पे आप जाते हैं, कोई अगर एक ने भी कोई बॉटल या कोई फेंक दिया रोड पे, तो वो एक की जिम्मेदारी, वो तो क्या देगा ना कि सफाई तो हो जाती है, सफाई तो हर जगह हो जाती है। तो फिर ऐसे तो फिर ना हम लोग का फर्ज क्या है फिर? तो हम लोग का फर्ज है कि हम लोगों को गंदगी नहीं फैलानी है। तो सफाई तो हो जाना इज एन एक्सक्यूज। सो ये चीज़ थी। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मेरे साथ बहुत सारे बच्चे एसोसिएटेड हैं। तो बिकॉज बड़ों का तो आप मन नहीं बदल सकते, और बच्चों को जरूर आप बदल सकते हैं। बच्चों से अब मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई डॉक्टर जरूर निकलता है, इंजीनियर निकलता है, टीचर निकलता है, लेकिन मिलिंद राज सिर्फ एक क्यों है? बहुत सारे मिलिंद राज क्यों नहीं? अब इसकी कहानी तो मैं ही जानता हूँ कि कितने दर्द होते हैं और कितने दुविधाओं से भी सब निकलते हैं। जैसे एक बार लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने कहा था कि लता मंगेशकर, उन्होंने कहा था वही जानती हैं कि किस किस हर्डल से वो निकलती हैं। तो उसी तरह हर एक करियर में हर्डल्स होते हैं, हर एक करियर में होते हैं। बिना हर्डल के जा रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सो अब देखिए, अभी तक तो अगर मैं आपकी बात मानूं कि ठीक है एक ही निकले, तो बट हमारे एक का जिम्मेदारी है कि मैं कई हजार लाखों को बनाऊं, तो वो मैं कर रहा हूं। तो मैं बच्चों को एक स्पेशल प्रोग्राम में भी मैं इन्वॉल्व करता हूं, और मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है पैन इंडिया, जिसमें स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और फिर वो स्टूडेंट्स क्लास 2 और 3 के भी हैं, और वो स्टूडेंट्स मास्टर्स और PhD भी कर रहे हैं। तो इस तरह के, तो वो नेटवर्क जो बना है वो बहुत ही पावरफुल नेटवर्क है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देखिए एक बच्चा होता है क्लास 4th 5th में, उससे मैं पूछता हूँ कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, तो वो कहता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, मुझे देश बदलना है, मुझे दुनिया बदलनी है, वातावरण बचाना है, इसरो जाना है, नासा जाना है, कहाँ नहीं, सब कुछ, मतलब ही सो मच ड्रिवन एनर्जी से। अच्छा, उसी बच्चे से जब वो क्लास 9, 10th या 11th में आता है, मैं सेम सवाल पूछता हूँ सेम बच्चे से, तो वो कहता है कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह ये पेपर निकाल लें तो ज़िंदगी चल जाएगी, नहीं तो फिर ज़िंदगी ही बेकार है। इस तरह का आउटलुक हो जाता है। तो ये वो जो 4-5 साल का समय था, वहाँ ऐसी कौन सी दुर्घटना या ट्रेजेडी हुई, हर बच्चे के साथ हो जाती है, जो उसका जो एक ड्राइव फोर्स है कि उसको बड़े बड़े काम करने हैं, उसको रिसर्चर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, बिग शॉट चीज़ें करनी है, देश बदलना है, वातावरण बचाना है, वो कहता है कि बस एक पेपर अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। ये डिफेक्ट मैं सही कर रहा हूँ, और ये डिफेक्ट मैंने बहुत हद तक सही किया भी है, और अब इसको मासेस में फैला रहा हूँ। तो अब मेरे से जो बच्चे एसोसिएटेड हैं, जो एक कम्युनिटी मैंने बना दी है बच्चों की, द यंग माइंड्स, द इंटेलिजेंट पीपल हैं, पहली चीज इनको मैंने एक चीज से हटाया है, जो कि है डिजिटल स्क्रीन्स। अब ये पूरे टाइम, मतलब जो मैंने देखा था, जो बच्चे सिर्फ फोन पे ही रहते थे, टैबलेट्स पे,
थोड़ा समय बिताना चाहिए, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग, बट एक दिन में अगर आप 6-7 घंटा 8 घंटा है ना एक स्क्रीन के सामने है, देन यू आर कंप्लीटली डन एंड डस्टेड, खत्म होने वाली है कहानी। तो मैंने उनको उस चीज़ से निकाला, अब वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे किस स्कूल से हैं या किस कॉलेज से हैं या कहाँ कैसे फैमिली। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, और मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं प्रोग्रामर हूँ, पर उनसे पूछिए आपके फादर क्या करते हैं तो कहेंगे वो रिक्शा चलाते हैं, और बहुत इसमें मतलब दे आर सो प्राउड ऑफ इट। नॉलेज स्पीक्स, अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास इंटेलेक्चुअल लेवल है, देन आई थिंक दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। सो ऐसे भी बच्चे हैं। यानी हमारे जो देश के बच्चे जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के प्रेशर में जी रहे थे, अगर मिलिंद राज सर की ये बात सुनेंगे तो अब वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जॉब में यानी सेटिस्फैक्टरी फील्ड में आ सकते हैं, जहां वो बच्चे, हर बच्चे के मन में, मुझे लगता है मिलिंद ये कॉमन सी बात है, हर बच्चा चाहता है स्पेस। सबसे पहले उसको स्पेस दिखाई देता है, वो तारे, वो प्लैनेट्स, और वो कुछ रिसर्च करने में आ जाता है। वो भले 2 बैटरीज को जोड़ के ब्लास्ट कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जोन में होता है। बट बड़े होते होते, जैसे आपने कहा, वो चीजें खत्म होने लगती हैं। तो ये इस चीज को अगर आप रोक रहे हैं, ये जज्बा और ये ड्रीम अगर खत्म होने से आप बचा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। उन बच्चों के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं विदाउट टेकिंग दिस कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। डजंट मैटर। हमारे मैंने ऐसे लोग साथ में बैठते हैं, देखिए हम लोग लाइक माइंडेड साथ में बच्चे बैठने लगे, उनके अंदर से कुछ चीज़ें मैंने खुद हटाई है, जैसे कि उनको आईफोन और ये सब बड़े बड़े फैंसी चीज़ों का, बड़े हो जाना तब खरीदना चलता है, बट एट ए यंग एज अगर आप इस चीज़ से जज कर रहे हैं दूसरे को, सो कॉल्ड दिस इज अटर नॉनसेंस, ये चीज़ हट गई। उनके अंदर फैंसी ब्रांडेड क्लोथिंग्स की चीज़ हट गई। अब वो जिंदगी को एक हकीकत के आईने की तरह देखते हैं, इंसान के तौर पे देखते हैं। वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। लेकिन अब वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो ब्रांड बीइंग बनते जा रहे हैं। हाँ, वो वापस मैंने लिया है। हाँ, तो वो अच्छा काम अब यही बच्चे होंगे जो अगले यहाँ से साइंटिस्ट निकलेंगे, अगले डॉक्टर कलाम निकलेंगे, अगले हो सकता है एलॉन मस्क निकले। भारत में क्यों नहीं एलॉन मस्क हो सकते, मैं पूछता हूँ, राइट? बहुत सारे एलॉन मस्क हैं, बट वो दबे हुए हैं, वो कहीं छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के। उगते सूरज को सब पूछते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता। मैं डूबतों को ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, पूछता हूँ। क्या बात है। और मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम देश में जब भी रोबोट्स, ड्रोन की बात करते हैं तो सिर्फ एक नाम जुबान पर आता है, मिलिंद राज का। और आज हम उनके इस स्टूडियो, इस लैब में बैठे उनके बगल में। एक शार्क होती है ना, शार्क 20 फुट 25 फुट 30 फुट तक की बड़ी हो सकती है, काफी बड़ा जीव होती है। बट अगर उस शार्क के बच्चे को अगर आप एक एक्वेरियम में डाल दीजिए और उससे कहिए कि फिर वो बड़ा हो, तो उसके साइकोलॉजिकली वो सोचेगा कि वो बस इसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुएं का मेढक, उसमें बस दुनिया उतनी दिखी है। सिमिलरली आपका मन बहुत मैटर कर जाता है किस वातावरण, एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। सो आपको जरूरी है कि आप वो बंदिशें, वो एक्वेरियम और उस कुएं से बाहर आइए। और उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए चीजों में। ये सिर्फ मन की बात होती है और ये थॉट की बात होती है, विचार के। सो आपके आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों चीजों के मिलके आप अपने आप की जिंदगी वाकई में किसी भी उस पल पे आप बदल सकते हैं और आप अपने कोई भी सपने साकार कर सकते हैं। इस चीज को मैं एक मैसेज की तरह सभी से बोलता हूँ। तो यही चीज है। तो अपने विचारों को बहुत ही ब्रॉड कीजिए, अपने सपनों को ब्रॉड कीजिए और उन बातों को, उस मिथ को तोड़ दीजिए कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि तुम इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो। सब कुछ हो सकता है। मिलिंद राज सर इन सारी चीजों को लेकर बच्चों को मोटिवेट आगे कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को और आगे लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे एलॉन मस्क, बहुत सारे XYZ और एक बहुत सारे मिलिंद राज हम देखने वाले आने वाले वक्त में। सर, आने वाले वक्त में बात निकल रही है AI की। क्या है AI का फ्यूचर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में और बच्चों को आना चाहिए? जी बिल्कुल। तो AI एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब ये एक कंप्यूटर का एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ब्रांच है जो मुझे लगता है सभी बच्चों को सीखना चाहिए, मैंडेटरी है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जब 10वीं 11वीं जाएँ तब करें। मैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं टेक साइंस में ढकेलना शुरू कर देता हूँ क्लास 3 के आसपास। मैं थोड़ा थोड़ा उनके अंदर फीड करने लगता हूँ चीज़ें कि वो तैयार हो जाए, उनका इंटरेस्ट इधर आ जाए। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बिल्कुल लाइफलेस और एमलेस क्रिएचर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो ये नेगेटिव चीज़ फैलाते बहुत जल्दी से हैं। उनके आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं।
तो जैसे कि हम इंसान हैं तो हमारे एक आसपास के 5 लोग बहुत केयरफुली पिक करने चाहिए, क्योंकि उन 5 का 20% मिलके आप एक बनते हैं। क्या? तो आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो चाहे एनर्जीज हो, इंसान हो, या आपके दोस्त हो, घर वाले हो, कोई भी हो। सिमिलरली AI बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा भविष्य AI पे ही डिपेंडेंट है। AI जॉब्स उनकी लेगा जो AI से जो कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं, जो उनसे AI नहीं सीखे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर है, उनके लिए AI बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। ये कुछ इस तरह की बात है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, पर आप बहुत बड़ी गाड़ी ले ली और आप बिना चलाए उसको सड़क निकाल ले गए, आप जरूर लड़ेंगे, आप दूसरों को भी चोट पहुंचाएंगे। तो आप कहेंगे कि गाड़ी तो खराब है क्योंकि तो एक्सीडेंट करती है। नहीं, आपको AI के साथ ही चलना है। और AI कोई प्रोग्रामिंग के फॉर्म में जब हम कहते हैं AI के साथ चलना है, तो लोगों के मन में विचार आता है कि नहीं, हमको तो प्रोग्रामर बन जाना है। ये गलत है। प्रोग्रामर नहीं बनने के लिए कह रहा है कोई, आपको AI डेवलपर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है AI के साथ चलिए, जानिए क्या है, ChatGPT यूज करिए, सीखिए, जानिए एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सीखिए। कल को आपसे कोई डिबेट में कोई कुछ बोल दे, आप बिल्कुल बेवकूफों की तरह खड़े रहेगा, तो ये अच्छी चीज नहीं है। AI आपको स्मार्ट बनाता है। जैसे कहते हैं ना कि यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। सो गॉन आर द डेज जब हम लोग सुनते थे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। नाउ आर द डेज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ सम। सो एक इंसान के अंदर मल्टीपल क्वालिटीज हैं, अप्रिशिएट करिए। So AI आपको उसमें हेल्प करेगा। AI is a must for everyone, but AI is very dangerous as well. Okay. एक मिथ मेरा भी है, हमेशा से रहा है, क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और आज मैं साइंस स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। सो आर्ट्स स्टूडेंट के अंदर क्या बहुतों के मन में होता है कि यार साइंस टेक्नोलॉजी की अगर चीजें सीखनी है तो मेरा साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या मैं इस काबिल नहीं बन सकती, कुछ सीख सकूं मैं ऐसी चीजें? So एक साल में लगभग मैं 50,000 बच्चों से मिलता हूँ भारत भर में, कभी कहीं लेक्चर है, कभी कुछ है, लगभग मेरे से एक क्वेश्चन स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा ये करते हैं कि सर क्या मैं टेक्नोलॉजी में सोच सकता हूँ या सकती हूँ? तो मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ या आर्ट से हूँ या XYZ स्ट्रीम से हूँ। सो देखिए, टेक्नोलॉजी इज नॉट ओरिएंटेड सिर्फ उनके लिए जो बीटेक हैं। अगेन आई एम सेइंग, मैंने बहुत सारे बीटेक्स देखे हैं जो अच्छा काम करते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बट देन मैंने बहुत सारे नॉन बीटेक्स देखे हैं जो उनके भी मास्टर हैं। राइट, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज स्ट्रगल्ड समवेयर इन अ ऑड डायरेक्शन। वो उस भेड़ की चाल में चला ही नहीं है। और अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि वो क्या चीज़ है कॉमन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या? उनका कोच। अपने कोच को ध्यान से पिक करिएगा। मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलती है। 10 मिनट तो आपका पारा ऊपर तक चढ़ा देंगे, उसके बाद फिर आप नीचे गिरेंगे और 2 गुना और ज्यादा गड्ढे में जाके गिरेंगे। इससे तो काम नहीं बनेगा। अपने कोच को पिक करिए। वो कोच आपका घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है। मेक श्योर उस कोच ने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से एग्जाम्पल्स रखे हों सॉल्व करने के, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और एक एग्जाम्पल्स रखे हों जिससे कि प्रॉब्लम सोल्यूशन डेरिव का माइंड प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ होना चाहिए। सो बच्चों को मैं यही कहता हूँ, या किसी को भी, कि अगर आप आर्ट से हैं आप टेक्नोलॉजी में आइए, आप कॉमर्स से हैं आप टेक्नोलॉजी में जरूर आइए, क्योंकि अगर आप इससे छूट गए, इससे वंचित रह गए, जिंदगी का एक मेजर पार्ट आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। और फिर हर चीज का भी एक समय होता है। शुरू आप 40 साल में भी कर सकते हैं, शुरू आप 60 साल के में भी कर सकते हैं, बट अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज अ बेटर स्टार्ट। राइट, तो ये चीज है। और अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम स्टार्ट करने वाले रैपिड फायर। डन, ठीक है जी। अब मैं एक ड्रोन मैन ऑफ इंडिया से रैपिड फायर राउंड खेलने जा रही हूँ, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रोबोट अगर लखनऊ की सड़क पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में खड़ा होगा तो उसकी कौन सी डिश बनेगी? कौन सी डिश बनेगी? 1 2 रोबोट 4 5 रोबोट फ्राई। रोबोट फ्राई, ओके, नाइस। फ्राई, ओके। अगर चांद पर किसी के साथ जाने का मौका मिले तो आप अपने फेवरेट रोबोट को ले जाएंगे या जानवी कपूर को? रोबोट को। जानवी कपूर कैंसिल। नहीं, एकदम कैंसिल। किसी भी तुम्हारा बैड लक, तुम्हारा बैड, जानवी कपूर का बैड लक। ओके, मिलिंद राज का फेवरेट कार्टून शो या कैरेक्टर? मेरा मैं डेक्स्टर्स लैबोरेटरी गाता था, अगर आपको याद हो।
मेरा वो फेवरेट था। Okay. और वो मैं काफी कुछ कनेक्ट कर पाता हूँ। अच्छा। So Dexter was there, yes. ओके अब छोटी सी चीज है, ठीक है आप रोबोट बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, सब बनाते हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले इन्होंने कॉफी बड़ी अच्छी बनाई थी। ये कॉफी कहाँ से सीखी बनानी? देखिए मैं खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ खाने को लेके। तो लाइक सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैविंग गुड टेस्ट एंड गुड मोमेंट्स। तो मुझे लगता है कि कॉफ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना। भले मैं चाय नहीं पीता हूँ सरप्राइजिंगली, बट मतलब कभी ऐसा मौका होता है तो करना ही पड़ता है। बट कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट। एंड मिक्स एंड मैच करते हैं, कॉफ़ी पाउडर से अलग लाते हैं, अलग अलग जगह स्टडी करते हैं कहाँ से क्या है। उसमें भी रिसर्च? हाँ, उसमें भी रिसर्च होता है। सो कॉफी में भी रिसर्च, एक सटल टेस्ट है। यस, अमेजिंग। ओके, हॉबीज की अगर बात करूं ड्रोन और रोबोट बनाने के अलावा, जब मैंने इनके लैब में एंटर किया तो वाओ, मैंने कहा ये भी। तो क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? मैं एक ड्रमर हूँ। ओके। और मैंने कई शोज में भी ड्रमिंग करी है और मैंने सोलो ड्रमिंग भी करी है। पहले मैं कुछ लोगों को सिखाता भी था। म्यूजिक इज माई पैशन, म्यूजिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं ड्रम के साथ साथ कीबोर्ड भी प्ले करता हूँ और गिटार भी प्ले करता हूँ। झूठ और सच का अगर रेशियो पूछूं तो कितना रहता है? किस चीज़ में ये बताइए, डिपेंड करता है। झूठ और रेशियो अगर मैं साथ में रखूं तो रेशियो बताइए। देखिए डिपेंड करता है ओकेजन कैसी है। तो इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ज़्यादातर सच रहता है। बट देन जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ओकेजन है जहाँ पे तो रेशियो बढ़ जाता है। ओके, वैसे तो बहुत सारी चीजें आप अचीव कर चुके हैं, लेकिन हर एक जो फितूरी इंसान होता है ना, लाइक मिलिंद राज, वो कुछ ना कुछ करना ही अचीव करना चाहता है। अचीव इन द सेंस कि फाइनेंशियल नहीं, बल्कि वो लाइफ के कुछ सेटिस्फैक्टरी लेवल को अचीव करना चाहता है। तो अभी क्या अचीवमेंट बाकी रह गया? अभी मेरे जो पेंडिंग मिशंस हैं वो है कि जो अपनी यंग जनरेशन आ रही है, जो हमारे 10 साल 15 साल के बच्चे हैं, इनको मुझे ट्यून करना है, इनको मुझे रिफाइन करना है और एक बहुत मास में करना है। और ये एक जो गैप है ना रिच और पुअर का, इसको ब्रिज करना है। मेरा ये मिशन है। ये आपकी लाइन मेरे दिल को छू गई, रिच और पुअर के गैप को ब्रिज करना है। और इन स्टूडियो भी ऐसा ही एक सपना लेकर चल रहा है, जिसका सिर्फ एक सपना है कि हमारी बात से अगर एक इंसान की भी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए तो मेरा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। और शायद मैंने सही इंसान को चुना है अपने शो के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे रफत का इन स्टूडियो के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको तो मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने ये भी देखा है कैसे आपने अपना एक यूनिक स्टूडियो सेटअप भी किया है जो इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है। आप देखिएगा मैं ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट किसी पे नहीं करता हूँ, बट आपके पोस्ट में मेरे लाइक्स रहेंगे पक्का जी। और आपने नोटिस भी की होगी ये चीज़, क्योंकि ब्लू टिक दिख जाता है। हाँ, मैं यस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे कहते हैं न्यू जनरेशन के रेडियो जॉकी सामने आ रहे हैं जो कलेक्टिव एक पॉजिटिव मिशन को लेके चल रहे हैं। सो आई एम श्योर एंड आई होप बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि एक टाइम मैं ऐसे देखना चाहूँगा जब आपकी कोई एकेडमी या आपकी कोई एक ऐसा स्टूडियो हो जिसमें बहुत सारे लोग आपसे एसोसिएट हों और आपके जैसे बने। जैसे आपने हमें जिम्मेदारी दी है ना कि हमारे से और होने चाहिए, वैसे आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके जैसे और हम लोग होने चाहिए। एंड आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर RJ. We have a very strong media pillar here, so we have a very strong radio system and industry here. So यहाँ के लिए आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं अब आपकी इस बात को मैं आज इस वीडियो में कहती हूँ कि ज़रूर फॉलो करूँगी। मिलिंद राज सर ने आज कहा है, मैं इसे आगे फ्यूचर में ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर अपनी इस स्किल को, इस एक्सपीरियंस को केटर करूँ सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए अपने तरीके से। थैंक यू सो मच इन स्टूडियो टॉक का हिस्सा बनने के लिए और इन स्टूडियो को आगे मोटिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फिलहाल अगली बार भी कोई और एक चेहरा हो सकता है, कुछ और मोटिवेशनल बातें, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ बातें नहीं होगी, वो फायदा पहुंचाएंगे सोसाइटी को। क्योंकि मैं कहती हूँ, सर मैं क्या कहती हूँ, इसमें तेरा फायदा। एग्जैक्टली।